हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आपको ये कुछ टाइटल्स देखा देखा सा लग रहा होगा, और जो लोग मुझे पहली बार ये टाइटल देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं 2021 में जब यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम का डेट आई थी, मार्च में फॉर्म आया था, और उसके बाद फॉर्म आने के कुछ ही दिन बाद जो है वो यह हुआ था कि जून में पेपर है। तो जब जैसी डेट डिक्लेयर हुई थी तो लगभग 40-45 दिन बचे थे, तो मैंने तब एक स्ट्रैटेजी को नाम दिया था 40 डे स्ट्रैटेजी। और वो 40 डे स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल हुई थी। उस 40 डे स्ट्रैटेजी से कई लोगों ने हमको बताया था कि कि उनके सिलेक्शन में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस 40 डे स्ट्रैटेजी ने। तो भाई ये नाम मेरा ही सोचा हुआ है, मेरा ही दिया हुआ नाम है। अब देखिए, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। अब इस नाम को कोई और लोग भी ले ले तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरा इस पे क्या कहना चाहिए, कॉपीराइट तो इस पे है नहीं। लेकिन ये 2021 में जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और 40 डे स्ट्रैटेजी के नाम से मैंने एक पूरी स्ट्रैटेजी चलाई थी। नाउ इट्स 30 डे स्ट्रैटेजी ईएमआरएस के लिए और बीपीएससी के ग्रामर पोर्शन के लिए। इसमें मैंने ग्रामर और लिटरेचर के क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ डिटेल में पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। जैसा कि अब मैंने भी यूट्यूब पर देखा है कि जो डेट दी गई है वो दिसंबर में दी गई है 7, और जो मतलब 7 से 17 के बीच में ये बीपीएससी का है, यही सेम इसका है। ये डेट जो है वो दी गई है, मतलब दिसंबर में लगभग 30 दिन के अंदर, 30-35 दिन ही बचे हैं कि इसका पेपर होने की संभावना जो है वो दिसंबर में है। तो उसी हिसाब से अब इतना डिटेल में ना कोई देखेगा ना कुछ है। दूसरा, अब हम लोग अपनी खुद की जो ईएमआरएस की ऑनलाइन जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो भी लॉन्च कर रहे हैं। एक कल या परसों में वो लॉन्च हो जाएगी। बहुत ही नॉमिनल जो है फीस में आपके ईएमआरएस की, और कोशिश तो कर रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों की मिल जाए, मतलब तैयार हो जाए हमारी जो है कि स्ट्रैटेजी जो है, मतलब आप लोगों को जो मतलब हम लोग जो दे पाए आप लोगों को मिल जाए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स की मिल जाए, मगर फ़िलहाल हमने ईएमआरएस की जो है वो हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को अवेल करवा दें, बस क्योंकि चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। तो ईएमआरएस का हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। जब होगी तब मैं उसका ऐड करूँगी। फ़िलहाल ये 30 डे स्ट्रैटेजी है। किसी भी चीज़ की और जानकारी आपको अगर लेनी हो, यानी कि मेरे ऐप से संबंधित, मेरे कोर्सेज से संबंधित, तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। उसके स्टोर में सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन्ड हैं, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, किताब हमारी अवेलेबल है। तो वो किताब या हालांकि यूपी टीजीटी के लिए है। तो बेसिकली आज से आपका 30 डे स्ट्रैटेजी शुरू हो गई है ईएमआरएस के लिए। ठीक है जी, ये हमारी बुक है द पाथ टू विक्ट्री, जिसका सारा आपको जानकारी मिल जाएगी आपको कि ये बुक जो है वो यूपी टीजीटी के लिए है, और स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा एक यूपी टीजीटी का बैच है, और ये हमारा यूपी टीजीटी का प्रैक्टिस बैच है, और ये हमारे वीडियो बैचेस हैं। जो भी वीडियो बैचेस आप देखिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी पीजीटी कंबाइंड बैच है। इसके अलावा DSSB का है, और ग्रामर का है। ग्रामर का बैच इस समय उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिन्हें ग्रामर नहीं आती है, मतलब सोचते हैं हमें ग्रामर बहुत अच्छी आती है मगर आती नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा इस समय ग्रामर का कोर्स। और चलिए अब उसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मिले जुले क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस क्या है कि इसमें ग्रामर और लिटरेचर के क्वेश्चंस मिक्स्ड है। ये 30 डे स्ट्रैटेजी डे 1 ईएमआरएस बीपीएससी के लिए ग्रामर पोर्शन। ठीक है जी, और ये आपका आज से स्टार्ट हुआ है। कोशिश यही रहेगी 30 दिन तक लगातार चलता रहे, क्योंकि एग्जाम की डेट अब आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ हो ही जाएगा। तो यहाँ ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये पहला आपको जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें आपको क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। ये क्लॉज आइडेंटिफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चंस इन्हीं टीचिंग के एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शी हर्ड समवन सिंगिंग अराउंड व्हेन शी वाज वॉशिंग क्लोथ्स। अब आपसे पूछा गया है जो अंडरलाइंड है वो कौन सा क्लॉज है। शी हर्ड समवन सिंगिंग अराउंड, कब? उसने किसी को गाते हुए सुना, कब? जब वो कपड़े धो रही थी। कब का जो जवाब दे रहा है वो क्लॉज होता है। जो व्हेन का जवाब दे, अब आप खुद ही देख के बता देंगे,
दैट इज एडवर्ब क्लॉज। मैंने इतनी बार इन चीज़ों को बताया है कि अब तो मेरी आवाज़ सुन के लोग बता देते हैं। जब मैं केवीएस का पेपर हुआ था और मैं खुद भी केवीएस के पेपर के दौरान सेंटर पे गई थी, तो मुझे कई लोगों ने कहा था कि हम क्लॉज सॉल्व करते हुए आपकी आवाज़ जो है वो हमारे कानों में गूंजती है। तो ये है एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये किसका जवाब दे रहा है, ये व्हेन का जवाब दे रहा है। अब कभी आपको पहचानना हो कि कैसे पता लगाएं, तो पता लगाने का एक तरीका है, शी हर्ड समवन सिंगिंग, शी हर्ड कब, वर्ब से पूछिए। जब वर्ब व्हेन का जवाब दे रहा है, व्हेन का, हाउ का, हाउ लॉन्ग का, तो वेयर का, तो वो सारे क्लॉजेस एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो दिस क्लॉज इज एडवर्ब क्लॉज। दिस इज द गर्ल हुज अंकल इज द पर्सनल असिस्टेंट टू द पीएम। अब आपको इसमें क्लॉज बताना है, तो आप सबसे पहले देखिए दिस इज द गर्ल। यहां पर ये जो गर्ल है ये नाउन है, और इस नाउन को ये वाला क्लॉज जो है वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इस गर्ल के बारे में ये क्लॉज बता रहा है, इस गर्ल के बारे में ये क्लॉज जो है वो बता रहा है। तो जो नाउन के बारे में बताए वो क्लॉज कौन सा होता है, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे उस क्लॉज को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। डू एज यू आर इंस्ट्रक्टेड, तो ये डू नहीं है, डू तो वर्ब है। उसके बाद जो अंडरलाइंड क्लॉज है वो है एज यू आर इंस्ट्रक्टेड। डू हाउ, कैसे, जैसे तुमसे कहा जा रहा है। तो डू के जो जवाब दे रहा है वो हाउ का जवाब दे रहा है। डू क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ, और हाउ का जवाब दिया जा रहा है, तो हाउ वाला जो क्लॉज होगा दैट विल बी एडवर्ब क्लॉज। तो यहां पर ये क्लॉज है आपका एडवर्ब क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। Now the next one is he does not know where his brother has gone. He doesn't know, क्या, उसे नहीं पता क्या। यहाँ where से मत कंफ्यूज होइएगा, आप वर्ब से क्वेश्चन पूछिए। he doesn't know, यहाँ पर कहाँ का जवाब नहीं आ रहा, उसको नहीं पता क्या, उसका भाई कहाँ गया। तो where his brother has gone, तो ये क्या का जवाब दे रहा है। जो वर्ब क्या का जवाब दे, जो वर्ब क्या का जवाब दे और उस क्या का जवाब में जो वर्ब क्या पूछे और जो क्या का जवाब दे, वो क्लॉज कौन सा होता है, नाउन क्लॉज। इट इज स्टिल अननोन व्हाई ही बिहेव्ड रूडली एट द पार्टी। इट इज स्टिल अननोन, क्या, इट इज, ये यहाँ ये नहीं बोल रहा, क्यों नहीं पूछ रहा, इट इज आज भी ये अज्ञात है। क्या, क्या अज्ञात है, कि उसने ऐसा क्यों करा, कि उसने ऐसा क्यों करा, आज भी अज्ञात है क्या। तो जो क्या का जवाब दे दैट इज नाउन क्लॉज। तो इनके कंजंक्शन से डोंट गेट कंफ्यूज विद द कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड बिफोर दीज क्लॉजेस, बिकॉज वी डू नॉट put clauses according to the conjunctions. We are questioned from the verb, and whatever the answer comes, that is that determines whether the clause is adverb, adjective or noun. खैर एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना तो बहुत आसान है, क्योंकि इट क्वालिफाइज अ नाउन एंड एंटीसीडेंट दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। तो इट इज स्टिल अननोन, क्या, व्हाई ही बिहेव रूडली एट द पार्टी, तो दैट्स अ नाउन क्लॉज। And now the next one is I don't know the time when he gets up in the morning. I don't know, अगर ये खाली होता क्या, when he gets up in the morning, तो ये नाउन क्लॉज हो जाता। लेकिन इसके बाद एक नाउन आ रहा है, द टाइम। इस टाइम को क्वालिफाई कर रहा है when, तो इसीलिए आई डोंट नो द टाइम, मुझे वो टाइम नहीं पता, कौन सा टाइम, विच टाइम, कौन से टाइम की बात की जा रही है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है। एक्चुअली यहाँ देखिए ये नाउन है, ठीक है। आई डोंट नो द टाइम, मुझे नहीं पता क्या टाइम, खाली नो होता तो ये नाउन क्लॉज होता, मगर इसके बाद नाउन आ रहा है, नाउन को ये वाला क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज, दैट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। आई लाइक हर बिकॉज शी इज ऑनेस्ट। आई लाइक हर, क्यों, क्यों पसंद है तुमको, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। तो वाई का जवाब दे रहा है, तो जो क्या का जवाब नहीं दे रहा, नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो भैया एक ही चीज बचती है, कौन सा, एडवर्ब क्लॉज। तो ये है आपका, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। इतने अच्छे से मैंने यूट्यूब पर भी ये क्लॉजेस कराए हैं कि जिसे क्लॉजेस ना भी पढ़ रखे हो ना, उसको भी समझ में आ जाता है देख के। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन आवर क्लास वॉज गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल। आप खुद ही देख के बता दो कौन सा, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है। भाई बॉय क्या है, नाउन, उसको हु स्टूड फर्स्ट इन आवर क्लास,
ये हु जो है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो जब जो नाउन को क्वालिफाई करे वो कौन सा क्लॉज होता है, दैट्स एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हो गया आपका, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। If you want to earn a lot of money, start learning assembling computer. तो भाई ऐसा होता है कि जब कोई चीज किसी शर्त पर आधारित होती है तो उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहा जाता है। तो देयर इज अ कंडीशन ओवर देयर कि इफ यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, हाउ यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय लर्निंग असेंबलिंग कंप्यूटर्स। तो दैट इज अ रिजल्ट, एंड that result comes only if you learn, if you want to earn a lot of money. So there's a condition to it, there's a condition to that result. तो भाई इसे क्या कहते हैं, जो if वाला clause होता है that is adverb clause of condition. So that is adverb clause of condition. Now the next question is wait here until I come back. Wait here कब तक, कब तक, जब तक मैं आऊँ ना। तो क्या हाउ लॉन्ग, तो ये भाई हाउ लॉन्ग व्हेन का जवाब दे रहा है, कब तक का जवाब दे रहा है, समय है, तो दैट इज कब तक, हाउ लॉन्ग, तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज। देखो भैया नाउन क्लॉज जो होता है ना वो व्हाट का जवाब देता है, एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने का तरीका है वो अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में बताता है, बाकी के जितने बचे खुचे हुए ना वो एडवर्ब क्लॉज होते हैं। बेटर, अब ये जो है आपके यहाँ पे ये आपका एरर है। अरे यार एक बार लिख तो देते इसमें कि ये एरर आइडेंटिफिकेशन के थे, वो क्लॉज वाले थे। तो भैया ऐसा है कि ये एरर आइडेंटिफिकेशन वाले हैं, वो लिखना भूल गए हैं, और वो क्लॉज वाले थे वो तो मैंने आपको बता दिया। इनमें से सही सेंटेंस आपको छांटना है, चूज द करेक्ट वन। बेटर यू हैड नॉट गॉन देयर, तो और वैसे भी इसमें भी ये चीज़ देखिए, बेटर यू हैड नॉट वेंट देयर, बेटर यू हैड नॉट गॉन देयर। पता है ये क्वेश्चन क्या था, ये टाइप करने में ना एक्चुअली आजकल इनको आदत पड़ी हुई है, ये बिना चश्मे के टाइप करते हैं, फिर ये क्या करते हैं अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ठीक कर देते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं। बेटर यू हैड नॉट टू गॉन देयर, ये इस तरीके से था क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन तो ठीक टाइप कर ही दिया, उसका ऑप्शन भी सही टाइप कर दिया। तो ये था बेटर यू हैड नॉट गॉन टू देयर, ये इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है जी, अब इसमें से आपको छाटना, मतलब मैंने जबरदस्ती गलत करके क्वेश्चन में से आपसे छटवा रही हूँ आपसे। बेटर यू हैड नॉट टू गॉन देयर, यू हैड नॉट गॉन टू देयर, कुछ जो भी था। तो भाई बेटर यू हैड नॉट, इट्स बेटर यू हैड नॉट गॉन देयर। तो इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली अपने आप में ही ठीक था, बेटर यू हैड नॉट गॉन देयर, तो बी है। हम सही क्वेश्चन को जबरदस्ती पहले गलत करते हैं फिर उसके बाद उसे ठीक कर देते हैं। यू डिड नॉट डू सो नॉर ही डिड, एक ये होता है इन्वर्जन के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके सेंटेंस में नॉर से वगैरह से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला यू डिड नॉट डू सो इन्वर्जन लगता है, अगर क्योंकि नॉर वगैरह एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं, जब एडवर्ब की तरह काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। तो यू डिड नॉट डू सो नॉर डिड ही, I didn't like it, nor did he। ठीक है, you did this, so did I। तो जब बीच में नॉर आ रहा होता है, सो आ रहा होता है, तो हम उसके बाद इन्वर्जन लगाते हैं, और इन्वर्जन का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो ये देखिए you did not do so nor did he, तो आप कहाँ पर ये मिलेगा, nor did he। तो यहाँ इन्वर्जन का प्रयोग करा गया है, इसीलिए इसमें सही है बी वाला पार्ट। नीदर शी लाफ्ड नॉर आई डिड, यही मैंने अभी आपको बताया था कि अगर नीदर से शुरू हो रहा है बीच में नॉर आ रहा है तो नीदर नॉर वगैरह आए बीच में, और पूरा का पूरा सेंटेंस अगर आ रहा है तो इन्वर्जन का प्रयोग करा जाता है। तो इन्वर्जन का प्रयोग करने का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो नॉर डिड आई, नीदर शी लाफ्ड नॉर डिड आई, तो ये इसमें ए है, नीदर शी लाफ्ड नीदर शी लाफ्ड। जब पूरे पूरे दो सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हम जो है इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। मेनी ऑफ बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, अब आप यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, मेनी अ बॉय, मेनी अ बॉयज, मेनी अ बॉय, नन ऑफ दी। सबसे पहली बात, अगर मेनी ए आ रहा है, ठीक है जी, तो आप यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, और हाँ जी सबसे पहले मैनी के बाद अगर ए आ रहा है, खाली मैनी आ रहा है, तब तो मैं बॉयज लगता है,
मगर मैनी के बाद अगर ए आ जाता है तो मैनी नगण्य हो जाता है, इट मीन्स इट डजंट कीप एनी सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, वो मैं हूँ मगर मैं होकर भी नहीं हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मगर मैं फिर भी नहीं हूँ, कुछ ऐसा सा हो जाता है। तो आप ये मान लीजिए अगर मैनी के बाद अ लग रहा है तो मैनी डजंट कीप एनी सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो मैनी के बाद अगर ए आया तो ए के हिसाब से नाउन लगाइए, उसी के हिसाब से वर्ब लगाइए। तो अ के हिसाब से नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो बताओ क्या आएगा, मेनी अ बॉय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो इसका मतलब अ बॉय वॉज है, मतलब वही इसका। ठीक है, या तो इसमें मैनी बॉयज कर देते, नहीं तो मैनी अ। मैनी के बाद अगर, और अजीब सा लगता है ना देखने में, मगर है कि मैनी के बाद अगर आ आए तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर यूज होते हैं। नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अगर दो नाउन नीदर इधर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं तो उनका जो वर्ब होता है वो किसके हिसाब से लगता है, वो लगता है नॉर और बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप ये देखिए कि नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है दैट्स प्लूरल, तो उसके हिसाब से वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल। अगर ये होता नीदर रवीज फ्रेंड्स नॉर रवि वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो ठीक था। तो अब आप यहाँ देखिए, नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड, neither Ravi nor his friends was neither Ravi nor his friends were present in the class. The option third one is absolutely correct. ठीक है जी। अब यहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यू शुड गिव फुल इंफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है यू हैव टू चेंज द सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। जैसे अगर मैं कहूँगी ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही इज़ नॉट अ गुड बॉय ऐसा नहीं होगा, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, इस तरीके से चेंज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है यू हैव टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यू शुड गिव फुल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो पहला है आपका कि भाई यू शुड गिव फुल इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव में बदलना है, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। अब भाई बात यह है कि यहाँ पर अगर हम कहते हैं यू शुड नॉट गिव फुल इन्फॉर्मेशन, तो भाई वो तो सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ ही मार दिया। तो यू शुड गिव का उल्टा, पर इसमें क्या करते हैं, एक नेगेटिव वर्ड लगाते हैं और दूसरा जो वर्ड होता है उसका ऑपोजिट ले लेते हैं। तो यू शुड नॉट, फुल का उल्टा होगा, यू शुड गिव का उल्टा होगा हाइड। यू शुड नॉट हाइड फुल इन्फॉर्मेशन, यू शुड नॉट हाइड, यू शुड नॉट गिव, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। हाँ, इस तरीके से यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग होना चाहिए, बाकी यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। तो यू शुड गिव फुल इन्फॉर्मेशन, गिव फुल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देंगे, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। तो यही यहाँ पर सही बैठेगा। तो करते क्या है, नेगेटिव में किस तरीके से करते हैं कि हम नॉट लगाते हैं और जो वर्ड होता है उसका ऑपोजिट लगाते हैं। यू आर अ गुड बॉय, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर नॉट, और गुड का उल्टा कर देंगे बैड, यू आर नॉट अ बैड बॉय। यू डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी इन पब्लिक, कन्वर्ट इनटू इंटेरोगेटिव। अब आपको पता होगा कि डेयर और नीड जो होते हैं ये सेमी मॉडल्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये मॉडल्स का भी काम करते हैं और मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं। व्हेन दे वर्क एज मॉडल्स तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो यू डेयर नॉट, ये दैट इज, यहाँ पर डेयर यूज हो रहा है एक मॉडल के रूप में। अब मॉडल के रूप में ही आपको इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है और किसी तरीके से आप इसको नहीं बदलेंगे। तो साधारण तरीका होता है डेयर यू स्पीक अगेंस्ट मी इन पब्लिक। तो ये हो गया आपका दैट्स ए। कभी कभी मेरी बात भी सुन लिया करो, हैं स्क्रीन पे ही देखते रहते हो, कभी कभी बात भी सुन लिया करो। मैं जो बोल रही हूँ वो तुम सुन रहे हो, ऐसा मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बोलती रहती हूँ अपनी लाइव क्लासेस में। आज आपसे भी कह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो तुम सुन रहे हो, और अगर नहीं सुन रहे हो तो सुन लो। A sailor shouldn't be afraid of water, convert into exclamatory। exclamatory sentence का मतलब क्या होता है कि जब हम इसमें किसी अपनी फीलिंग बता रहे होते हैं ना, तो वो होता है फाई फाई ओ आ ऊ ई, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, तो ये इंटरजेक्शंस जो यूज किए जाते हैं, वाओ वंडरफुल, उग जो यू ऊ होता है वैसे वो UGH वाला, एंड फाई फाई करके। तो ए सेलर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ वाटर, कन्वर्ट। अब इसमें पहले यहाँ ये देखो भाई, किस में जो है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, ठीक है।
वैसे तो इसमें किसी में भी वो नहीं है। अब यहाँ इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी उन्होंने चश्मा नहीं पहना था ना, गड़बड़ कर दी। तो ये जो है ये होगा अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। होगा एक सेलर और पानी से डर रहे हो, जैसे कहें एक टीचर होकर पढ़ाने से डर रहे हो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो ये अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा। Oh, what an interesting book that was, convert into assertive। सबसे पहले assertive sentence का मतलब ये समझिए कि एक ऐसा sentence जिसमें affirmative और negative दोनों तरीके के sentences होते हैं। तो oh, what an interesting book that was, तो यहाँ आएगा oh, what an। अब ये जब हम assertive में बदलते हैं तो interjections वगैरह हटा देते हैं। तो बनाते कैसे हैं, जब आपने अपने नरेशन वगैरह करा होगा तो आपने देखा होगा उसमें, तो बनता ऐसे है, ओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक दैट वाज। तो बनेगा ऐसे कि दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, या इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। जहां पर ये वॉट वगैरह होता है, वॉट होता है, हाउ होता है, इसे वेरी में बदल देते हैं। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अगर आप ऊपर वाला बनाओगे ए वाला तो वो गलत होगा, क्योंकि व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट वाज ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी ही है। What can be done now, convert into assertive। मतलब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। असर्टिव का मतलब होता है आप नेगेटिव या अफर्मेटिव किसी में भी बदल सकते हैं। कैन, नथिंग कैन बी डन नाउ, व्हाट कैन बी डन नाउ, हमने इसे नेगेटिव में बदला। क्या अब कुछ हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो नथिंग कैन बी डन नाउ। अगर आप भी उतनी ही अच्छे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्क्रीन पे देखते ही, तब तो आपकी ग्रामर में कोई कमी नहीं है। मगर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वर्क ऑन योर ग्रामर। चलिए, अब ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को ये आपके वो क्या बेस्ड क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे। अभी तक का पूरा पेपर अभी वो क्या अभी ग्रामर पे ही चल रहा है। द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस इन 1945 was a dash device to achieve specific objectives in the realm of world order: subjugate, precarious, pragmatic, unabated। तो अब आपको यहाँ पर ये चारों वर्ड्स के में, सब्जुगेट दबाना होता है, प्रिकेरियस कोई चीज़ सही ना होना और कभी भी गिर सकती है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक है, एंड अनअबेटेड जिसकी ताकत को कम ना किया गया हो। तो अब आप यहाँ देखिए, द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1945 वॉज एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी, तो वॉज अ प्रेगमेटिक डिवाइस। तो इसमें जो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज प्रेगमेटिक डिवाइस। ठीक है भाई, तो दैट इज प्रेगमेटिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज inefficiency and delaying habits are the dash of Indian offices: averse, assuagement, banal, bane। अब यहाँ पर दो वर्ड आपको दिख रहे होंगे भाई, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एवर्स का मतलब होता है किसी चीज को नापसंद करना, अस्वाज का मतलब होता है किसी चीज की तीक्ष्णता को कम करना, कोई चीज की किसी कटुता को या तीक्ष्णता को कम करना। और जो बेन होता है वर्ड, उसका मतलब होता है हर्डल, कोई कठिनाई। तो अब आप देखिए, इनएफिशिएंसी एंड डिलेइंग हैबिट्स आर द डैश ऑफ इंडियन ऑफिसर्स। तो क्या है, कठिनाई है, हर्डल्स है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा, दैट विल बी डी। तो वोकैबलरी बहुत अच्छी भी होनी जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। इट इज अ मोस्ट डैश सिचुएशन फॉर अ यंग पर्सन टू फाइंड अ प्लेस अंडर द सन and lead a comfortable though hard working life: exhilarating, barbarous, bucolic, cantankerous। अगर हम ये सारे वर्ड्स देखें तो अब आप ये देखो, exhilarating का मतलब होता है खुशी से भरपूर, barbarous का मतलब होता है savage, जंगली, bucolic रिलेटेड टू कंट्री लाइफ, और cantankerous झगड़ालू, कर्कश प्रवृत्ति को। तो अगर किसी व्यक्ति को एक सर छुपाने के लिए छत मिल जाए और एक कंफर्टेबल माना श्रम से भरी हुई लाइफ है, तो वो कैसी है, खुशियों से भरपूर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी एक्सिलरेटिंग। ये ए होगा आपका ऑप्शन, दैट एक्सिलरेटिंग।
द हॉट वेदर क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ डैश एंड एनकरेज्ड ड्राउजीनेस. अनइंटरेस्टेड मतलब जिसमें इंटरेस्ट ना हो. लेथार्जिक आलसी. लेसिट्यूड एग्जॉशन थके हुए. और लेसिट्यूड का मतलब भी होता है किसी की जो गर्म वेदर है उसने क्या क्रिएट कर दिया, फीलिंग ऑफ लेसिट्यूड, कुछ काम ना करने की फीलिंग को. लेसिट्यूड का मतलब होता है कि एक थकान वाली, एक उबाने वाली फीलिंग जो है वो पैदा कर दी है. तो यहाँ जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज लेसिट्यूड. कई बार कुछ वर्ड्स उनकी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर नहीं लगाए सकते. अगर ये था हॉट वेदर क्योंकि अनइंटरेस्टेडनेस आता फिर यानी कि यहाँ पे हमें नाउन लगाना है. तो अब यहाँ अगर नाउन नहीं लगाओगे तो सेंटेंस ठीक नहीं होगा. लेथार्जिक है, अनइंटरेस्टेड है, ये एडजेक्टिव्स है. तो अ फीलिंग ऑफ एग्जॉशन, हाँ एग्जॉशन लग सकता था मगर वो यहाँ पर सही नहीं है. एग्जॉशन का मतलब होता है काम करके थकने का जो होता है उसको बोला जाता है. तो यहाँ नाउन लगना था, दैट्स व्हाई द नाउन जो यहाँ पर है वो है. तो आपको एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है कि हम यहाँ पर लगाते हैं. ऑफ के बाद क्या आता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है. One prefers to be alone than to be in his company because of his dash temper. Stoic, smattering, slate, irascible. तो अब आप यहाँ पर अगर वर्ड्स को देखें तो स्टोइक का जो मीनिंग होता है वन हु रिमेन्स इंडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर, एक सन्यासी के साथ तरह जो होता है. स्मैटरिंग का मतलब होता है वन हु हैज जो है सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की, जिसको एक सतही नॉलेज होती है लैंग्वेज की किसी चीज़ की. स्लेट का मतलब होता है टू डिसीव वन समवन. और इरेसिबल का मतलब होता है बहुत ही उग्र जो टेम्परामेंट होता है उसको कहा जाता है बात बात पे जो है गुस्सा आ जाना. तो वन प्रेफर्स टू बी अलोन देन बी इन हिज कंपनी बिकॉज ऑफ हिज इरेसिबल टेम्पर, यानी कि जल्दी ही आपा खो देने वाला टेम्पर. तो यहां आएगा इरेसिबल. The boss scolded him in a dash voice, preposterous, loud, suave, strident. अगर हम सबसे पहले preposterous का मतलब होता है ridiculous, that's preposterous, बहुत ही हास्यास्पद जिसे कहा जाता है. loud, तेज. suave का मतलब होता है अति polite, बहुत ही ज़्यादा. sometimes it looks as if the person is pretending to be what he is not, that's called suave. so polite cannot be digested, इतना polite तो उसे suave कहते हैं. वैसे तो एक वर्ड सही भी है. sometimes it appears to be pretentious but not अति भद्र व्यक्ति, बहुत ही शिष्ट शालीन व्यक्ति को suave कहा जाता है. तो यहाँ तो suave वॉइस में, तो अगर आप किसी को डांटेंगे तो suave वॉइस में अगर आप किसी को डांटेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, ठीक है. तो द बॉस scolded him in a preposterous, ridiculous, मतलब हास्यास्पद आवाज में किसी को डांटोगे तो भी वो नहीं सुनेगा. लाउड वॉइस नहीं, दैट स्ट्राइडेंट. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही कर्कश, कान फोड़ू जो आवाज होती है उसे स्ट्राइडेंट कहा जाता है. द बॉस स्कोल्डेड हिम इन अ स्ट्राइडेंट वॉइस. तो आई होप ये 30 डे स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे, यही मेरा वो है. क्योंकि पिछली बार तो बहुत हिट हुई थी ये और बहुत सारे लोगों ने को इसने सिलेक्शन दिलवाने में मदद भी करी थी. भाई मैं ये तो नहीं कहती पूरा का पूरा जो है, भाई मैंने इस बार EMRS पे भी बहुत काम करा है, बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं जो लोग जो कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं करा रहा है वो चीज़ मैं करा रही हूँ. मगर मैं खुद ये चीज़ देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन थ्योरी. मतलब 2 या 3 स्टूडेंट्स होंगे तो भाई बात ये होती है कि 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं. अब देखें मतलब मैं क्या करूं उसका, लोग देखते ही नहीं है कि थ्योरी वाला पार्ट है. अब लेकिन ये 30 डे स्ट्रैटेजी जैसे ही मैंने सुना कि लगभग जो है तय है कि अब अगले महीने एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मैंने कहा चलिए फिर से अपने तरकश में से तीर निकालते हैं और 30 डेज, पहले 40 डे स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी थी, अब 30 डे स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं. और उम्मीद करती हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप लोगों का गोल अचीव करने में आपकी मदद करे. और BPSC वालों आप लोग भी सुन लेना भाई, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी. क्योंकि पिछली बार भी BPSC ने ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत पूछे थे और अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है पिछली बार हमारे क्वेश्चन मुश्किल थे, इस बार हम आसान देंगे. चलिए. The dash provided by the government to those affected by the flood were not sufficient, and ensconce, victuals, barrack, accrue.
अब सबसे पहले हम लोग एंस्कॉन्स का मतलब होता है टू मेक समवन कंफर्टेबल इन समथिंग। एंस्कॉन्स का मतलब होता है घेर लेना, कंफर्टेबल कर लेना अपने आप को। विक्चुअल्स का मतलब होता है फूड, खाने पीने का जो आइटम्स होते हैं उन्हें विक्चुअल्स कहा जाता है। पैरक, हाईली इन्फ्लेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग, और दैट इज कॉल्ड बैरक। एंड अक्रू, इकट्ठा करना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा कि फ्लड अफेक्टेड एरिया में क्या बांटा गया था, क्या दिया गया था? विक्चुअल्स। और विक्चुअल्स का मतलब होता है खाने पीने के आइटम्स, दैट इज विक्चुअल्स। Zakir Hussain is a tabla dash, a better, adroit, virago, virtuoso. तो भाई अबैटर का मतलब होता है वन जो कि अकम्प्लिस इन क्राइम, किसी क्राइम में सहयोग देने वाला। अड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष किसी चीज में। विरागो जो है महिलाओं के लिए बोला जाता है, लड़ाका के लिए। वर्चुअसो किसे कहते हैं? वर्चुअसो का मतलब होता है वन हु इज मास्टर इन आर्ट। बेसिकली म्यूजिक और किसी कला में जो प्रवीण होते हैं उन्हें वर्चुअसो कहा जाता है। बहुत ही प्रवीण किसी कला में, किसी बेसिकली म्यूजिक वगैरह में जो दक्ष होते हैं। तो जाकिर हुसैन इज अ तबला वर्चुअसो, तो यहाँ वर्ड आएगा वर्चुअसो। He took dash at his remarks and resigned immediately. Umbrage, surly, unseemly, wailer. तो he took what, उस मतलब किसी चीज पे गुस्सा आ जाना, तो गुस्से के लिए जो वर्ड यूज होगा दैट इज umbrage. He took umbrage at his remarks and resigned immediately. तो ये तो हमारे ग्रामर के भी चल ही रहे हैं वैसे ग्रामर के। The more your action and thought are allied and the dash happier you grow. अब आप देख रहे होंगे ये वाला जो है अभी ये आपका the more your action and thoughts are allied and the dash the happier you grow. Diverse, unraveled, integrated, invincible. Diverse अलग अलग बटे हुए, unraveled सुलझे हुए, integrated एकता में, invincible से हराया नहीं जा सकता। The more your action and thoughts are allied, जब जब तुम्हारे जुड़े हुए होंगे, एक साथ होंगे और जुड़े हुए होंगे, तो जुड़े हुए के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंटीग्रेटेड। तो द वर्ड इज इंटीग्रेटेड, एका होगी। अब यहाँ पे ये भी जो है आपके यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये मतलब सिनोनिम्स देने हैं। ही रिसीव्ड द एक्लेड फॉर दैट ही रिसीव्ड, दैट ही डिजर्व्ड। एक्लेड्स के लिए है, उसको वो एक्लेड मिला जो वो डिजर्व करता था। ब्लेम, रिवॉर्ड, प्रेज या पनिशमेंट, तो ये है इनाम। एक्लेड को मतलब होता है इनाम को कहा जाता है। तो ही रिसीव्ड द एक्लेड दैट ही डिजर्व्ड, तो यहां आएगा रिवॉर्ड। And now the next question is, he resented the animadversions of his critics particularly because he realized they were true. अब सबसे पहले यहाँ पर आप जो है ये इसके ऑप्शंस देखिए। क्रिटिकल रिमार्क्स, पैथेटिक एक्सप्रेशंस, एक्रीमोनियस इंटरप्रिटेशन या रिकमेंडेशंस। सबसे पहले जो एनिमेट वर्जन है उसका जो मीनिंग होता है, एनिमेट वर्शन है एक्चुअली, उसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किसी चीज़ को, तो इसका होगा एक्रीमोनियस इंटरप्रिटेशन। क्रिटिसिज्म और सेंसर है तो इसका आंसर होगा सी, एक्रीमोनियस इंटरप्रिटेशन, बहुत ही ज़्यादा किसी की निंदा करना। और अगर एनिमेट वर्जन से आपको याद आया होगा ये मिल्टन का एक वर्क भी है। He interpreted the departure of the word as an augury of evil. ऑगर कहते हैं augury of evil, तो क्या हो गया ये सिंबल, ओमेन, जो प्रेमोनिशन या एडमोनिशन। तो आप ये देखिए augury of evil का मतलब हुआ कि किसी चीज का एक जो है बुरा एक द्योतक है और अपशकुन है किसी चीज के लिए, तो अपशकुन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट्स ओमेन, इल ओमेन। इल ओमेन बोलते हैं, वजन ओमेन ऑफ इविल या इल ओमेन ऑफ। The striking laborers attempted to intimidate the loyal and dutiful laborers.
परसुएट किसी को किसी काम के लिए जो है किसी को काम करने के लिए मजबूर करना, मतलब किसी को आग्रह करना, अटैक किसी पर हमला करना, इन्फॉर्म करना किसी को किसी बात की जानकारी देना, और थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। तो जो स्ट्राइकिंग लेबर्स थे, इंटिमिडेट वर्ड का मतलब होता है थ्रेटन करना, यानी कि धमकी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। He has been exonerated by the court. उसे कोर्ट के द्वारा exonerate कर दिया गया। Forgiven, suspended, punished, warned. Exonerated का मतलब होता है माफ कर दिया जाना, तो he was exonerated या forgiven by the court. Choose the correct meaning. ये आपको idioms के correct meaning जो हैं वो ढूंढने हैं। तो सबसे पहला है आपका make out। तो मेक आउट वर्ड जो है इसको आप देखिए कि इसका जो है एक मिनट, मेक आउट वर्ड के लिए ईडियम के लिए आपका कौन सा जो है वो सही बैठेगा? रन अवे, भाग जाना, ट्रांसफर, डिसाइफर, गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज को समझना, तो मेक आउट का मतलब क्या होगा? किसी चीज को दे आर मेकिंग आउट अ प्लान, तो वो कोई कोई कूटनीति, किसी चीज को समझना और किसी बात को समझने को बोलते हैं, तो दैट इज मेक आउट। तो इसके लिए जो आपका सही ऑप्शन होगा दैट इज डिसाइफर। डिसाइफर जो है वो होगा। पास फॉर, ये जो आपका ईडियम है, पहले इसके आप लोग जरा ऑप्शन देखिए। पास फॉर, हैव द रेपुटेशन ऑफ, गो इनटू, गो अवे, डाई। पास फॉर, to have the reputation of, go into, go away, die. Yes, to have the reputation for, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था इसमें, तो मैं इसको इसलिए एक बार चेक कर रही थी। टू हैव बी, पास फॉर का एक मीनिंग होता है टू बी एक्सेप्टेड एज समवन और समथिंग, तो ये है टू हैव द रेपुटेशन ऑफ। टू, इसका एक ये भी है टू बी एक्सेप्टेड एज समवन और समथिंग। टू हैव द रेपुटेशन, टू बी एक्सेप्टेड एज समवन और समथिंग, टू बी एक्सेप्टेड एज समवन और समथिंग, यही इसका मतलब है। टू बी एक्सेप्टेड एज समवन और समथिंग, टू हैव द रेपुटेशन ऑफ। तो यही चीज मैं इसको चेक कर रही थी, तो इस पे यहाँ पर ये भी आ सकता है कि टू हैव द रेपुटेशन, टू बी एक्सेप्टेड एज समवन और समथिंग, टू बी एक्सेप्टेड एज समवन और समथिंग, ये हटा देती हूँ, तो ये भी इसके लिए सही है, टू बी एक्सेप्टेड एज समवन और समथिंग। पुट अप विद, ये आप लोगों ने बहुत कॉमन सा इडियम है, कई बार सुना होगा। सेविंग फॉर फ्यूचर, सेट असाइड, टॉलरेट समवन, एक्सेप्ट सम चैलेंज। जब पहले के समय में अंग्रेजी सिखाई जाती थी तो ये ये कहाँ रहने के, आई पुट अप फ्रॉम, ये आया करता था। लेकिन ये पुट अप विद का मतलब क्या होता है? पुट अप विद का, आई कैन नॉट पुट अप विद जो है पुट अप विद हिम, तो पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट समवन, किसी को झेलना, बहुत बुरी तरीके से झेलना, दैट इज टू पुट अप विद। आई कैन नॉट पुट अप विद हिम, ठीक है, तो टॉलरेट समवन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रेकन विद। अब टू रेकन विद भी अगर आप देखेंगे तो इसमें यहां देखिए, टू कंसिडर इक्वल टू समथिंग, टू बिहेव कर्टियसली, टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू काउंट एक्यूरेटली। अब आप यहाँ पर एक ये चीज देखिए कि काफी देर हो गई है मुझे बोलते बोलते, और पता नहीं अब आप पूरा वीडियो देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। खैर मेरा काम है कि मैं पूरा उसको पूरा करूं। to be consider equal to something,
टू बिहेव, टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू काउंट एक्यूरेटली। तो इसका है कि वैसे तो रेकन विद के कई सारे मीनिंग हैं, और हमारा इसमें जो मीनिंग है वो है टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू टेक समथिंग इन टू अकाउंट, टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू समझना। रन आउट, वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, ये आपने शब्द कई बार जो है सुने होंगे। इवन ये आजकल बहुत ज्यादा, आजकल एक रील भी बहुत चल रही है, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? टू बिकम शॉर्ट, कम होता जाना, धीरे धीरे करके कम होते जाना। तो ये जो है हमारे क्वेश्चंस हो गए, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आ ही गए हमारे वाव क्वेश्चंस, यानी कि हमारे जो है कितने लिटरेचर के क्वेश्चंस आ गए। हालांकि टाइम बहुत हो गया है, मगर फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करा के जाती हूँ। स्पेंसर्स फेरी क्वीन वाज प्लान टू बी कंप्लीटेड इन 12 बुक्स, बट ही वाज एबल टू कंप्लीट ओनली 1, 4, 6, 10 बुक। ये स्पेंसर पोएट जिन्हें कहा जाता है, वो एक एपिक लिखना चाहते थे, और कुछ लोग कहते हैं वो 12, कहीं पर आपको ये भी मिलेगा कि वांटेड टू राइट 24 बुक्स, बट he could complete only 6 books. तो छोटा सा ही एपिक रह गया, he could complete only 6 books. How many times the series of strophe, antistrophe and epode are repeated in Gray's Pindaric Odes? 1, 6, 3, 9। कि जो स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड जो पिंडारिक ओड के है, जब जिसमें जो कोरस होती है वो घूमती है, वो कितनी बार रिपीट होते हैं ग्रे के पिंडारिक ओड्स में? तो दैट इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जो है वो रिपीट होता है। Who has written the famous lyrical poem Allegro? Dryden, Milton, Donne, Cowley। तो ऐसा कोई नहीं जो इस क्वेश्चन का आंसर जानता नहीं। ड्राइडन, मिल्टन, डन और या काउले। आपको पता है अलीग्रो एंड पेंसिलोसो 2 पोएम्स हैं जो लिखी गई हैं मिल्टन के द्वारा, जिनमें उन्होंने अलग अलग जो है वो कॉन्सेप्ट्स को बताया है। तो अलीग्रो हैप्पी एंड हैप्पी मैन, एंड पेंसिलोसो पेंसिव मैन और मेलंकली मैन। तो ये लिखी गई हैं जॉन मिल्टन जी के द्वारा, और ये इसकी साथी पोएम है पेंसिलोसो। शेले इन हिज Adonis says, when like Apollo from his golden bow, the Pythian of the age once arrow sped, who is referred to as Pythian? आप लोगों को सबसे पहले मैं एडोनिस के बारे में अगर बताऊं तो एडोनिस एक पेस्टोरल एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी है, और इसको उन्होंने लिखा है कीट्स की मृत्यु के उपरांत, जो है उन्होंने कीट्स को डेडिकेट करते हुए ये पोयम जो है वो लिखी थी। ठीक है जी। और इस पोयम में उन्होंने कीट्स को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ बाकी और पर्पस भी पूरे जो है वो करें। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि व्हेन लाइक अपोलो द गॉड ऑफ पोइट्री है, फ्रॉम हिज गोल्डन बो, व्हेन लाइक द पाइथियन ऑफ द एज वन एरो स्पेड, हु इज रेफर्ड टू एज द पाइथियन। तो अब यहाँ पर हमें ये जवाब देना है कि पाइथियन जो है वो कौन है। तो आप जो खुद जवाब देना चाहेंगे तो दे देना, तो मैं जवाब दे दूंगी। एंड दैट्स पाइथियन इज बायरन, दैट इज बायरन। थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी चाह रही थी, मगर ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि मैं बता पाऊंगी।
पाइथन जो है, अगर इसके बारे में बताना चाहूँ, ग्रीक मैथोलॉजी में पाइथन वैसे भी आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े सरपेंट को कहा जाता है। वो जो है उसको मारा गया था जो है अपोलो के द्वारा, गॉड अपोलो। तो इसमें जो है पाइथन जो है वो, इसमें मैं इस क्वेश्चन को वो भी जो है वो उसमें कहेगी, ये बायरन के रेफरेंस में कहा गया है। और व्हेन लाइक अपोलो फ्रॉम हिज गोल्डन बो द पाइथन ऑफ द एज वन एरो स्पेड, तो ये बायरन के रेफरेंस में कहा गया है, तो दैट इज बायरन। एक्चुअली मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाह रही थी। ड्राइडेंस द मेडल इज अ पर्सनल सटायर ऑन शेफ्ट्सबरी, जेम्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट, जॉन बनियन। मेडल जो है वो पर्सनल सटायर है शेफ्ट्सबरी पे, दैट इज ऑन शेफ्ट्सबरी। That is, Dryden's The Medal is a personal satire on Shaftesbury. In which play do hero and Beatrice appear as the two heroines? हीरो हीरोइन है किस कौन से प्ले की, और बीट्रिस दो है, और ये कौन से शेक्सपियर के प्ले में ये दो कैरेक्टर्स आते हैं? लव लेबर लॉस, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, मच अडो अबाउट नथिंग। आप सभी को पता है ये दो कैरेक्टर्स हैं, ये आए हैं हमारे इस प्ले में, दैट इज मच अडो अबाउट नथिंग, जिसका मतलब है बिना बात की बात का बतंगड़ बनाना। Nahum Tate gives a happy ending to Shakespeare's King Lear. What happens at the end in this revised version? आप लोगों को पता होगा नाहम टेट है ये, नाहम टेट। नाहम टेट का अपना एक वर्जन था जिसमें उन्होंने किंग लियर को हैप्पी एंडिंग जो है वो दी थी। तो इसका मतलब ये नहीं उन्होंने शेक्सपियर के किंग लियर के साथ कोई छेड़खानी करी थी, उन्होंने अपना एक वर्जन लिखा था और उसमें उन्होंने एक जो एंड था वो चेंज कर दिया था। अब क्या एंड चेंज किया था? बेसिकली ये तो सबको पता है कि नाहम टेट ने किंग लियर की, जो शेक्सपियर का किंग लियर था उसे दोबारा से मतलब उसको उन्होंने लिखा था और उसकी एंडिंग हैप्पी कर दी थी। अब क्या एंडिंग हैप्पी थी? कॉर्डेलिया डज नॉट डाई, लियर डजंट डाई, ये तो है ही, उसमें ये था ही। इसके अलावा हैप्पी एंडिंग कैसे करी थी? कॉर्डेलिया मैरीज एडगर। तो ये जो है ये इसकी हैप्पी एंडिंग थी, कॉर्डेलिया मैरीज एडगर, कॉर्डेलिया की शादी हो जाती है एडगर से। Whose essays and imaginary letters have been published under the title The Citizen of the World? Charles Lamb, Oliver Goldsmith, John Ruskin, William Hazlitt। तो किसके एसेज को पब्लिश किया गया है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में? एंड दैट इज ऑलिवर गोल्डस्मिथ। ऑलिवर गोल्डस्मिथ। व्हाट इज मेंट बाय वेसेक्स? अगर जिसने भी हार्डी को पढ़ा है उनको वेसेक्स के बारे में जरूर पता होगा। तो ये है वेसेक्स क्या है? हार्डी ने एक इमेजिनरी जगह क्रिएट करी थी जहां पर उनके नॉवेल्स जो हैं वो सेट हुआ करते थे। द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट। तो ये हो गया भैया, बहुत बड़ा सा हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब चलती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप झेल भी नहीं पाओगे मेरे को, है ना जी? तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चलती हूँ। तो अब ये हो गए, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वैसे इसमें, और जैसे ये क्वेश्चन था, एक ये भी कराई देती हूँ फिर उसके बाद चली जाऊंगी। हु सेज दैट पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड? शैले, वॉल्टर पीटर, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट। किसने कहा है कि पोएट्स जो हैं वो अनएक्नॉलेज, मानता कोई नहीं है मगर दे आर द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड? ये कहा है रोमांटिक एज के राइटर शैले जी ने कहा है। तो द आंसर इज शैले। बस अब मैं जा रही हूँ, और मैंने आज ग्रामर के क्वेश्चंस ज़्यादा लिए हैं, लिटरेचर के कम लिए हैं, और आप ये देख लीजिएगा कि एमआरएस के पेपर में क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा, ना बहुत हाई ना बहुत लो,
बीच के क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे। तो आप लोग भी जो है अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर जब इस तरीके का होगा उसमें भले ही एक वेग सा सिलेबस है, मगर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मोस्टली ऐसे मिलेंगे जो आपको करवाए जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। ग्रामर पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चंस में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि हम ये पढ़ के नहीं गए और हम सिर्फ लिटरेचर लिटरेचर पढ़ के गए। तो जब भैया दोनों चीज़ दी हुई हैं पेपर में, तो दोनों चीज़ तैयार करके जाओ। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। बाय बाय।